पश्चिम बंगाल में कमल खिले अभी 5 ही दिन गुजरे हैं, लेकिन इन 5 दिन में जो एक्शन हुए हैं उससे एक ही मैसेज जा रहा है कि बंगाल में जो भी अवैध है, जो कुछ भी अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, उस पर अब ताला लगने का टाइम आ चुका है। फिर चाहे वो अवैध घुसपैठिए हों या फिर अवैध मदरसे, उत्तर से पूर्वोत्तर तक जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन हुए हैं। अब इस रेस में शुभेंदु अधिकारी का बंगाल भी जुड़ गया है और यकीन मानिए, बंगाल में अवैध मदरसों के बैड डेज शुरू हो चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे এই পশ্চিমবঙ্গকে আমাদের সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে। আমি এই দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি সমস্ত সেক্রেটারি, চিফ সেক্রেটারি তাদেরকে আমি বলেছি যে অবৈধ মাদ্রাসা আমি বন্ধ করব এবং মাদ্রাসাতে हिंदू स्कूल है उसी में भी तो पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए पहले सोचना चाहिए। बंगाल में जिस रफ्तार से शुभेंदु सरकार बनने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि अगले 100 दिनों में पश्चिम बंगाल में बरसों से बह रही हवा पूरी तरह बदल जाएगी। शुभेंदु को सीएम बने 120 घंटे बीते हैं और इन 120 घंटों यानी 5 दिनों में शुभेंदु सरकार ने 5 बड़े ऑर्डर दिए हैं। लेटेस्ट ऑर्डर शुभेंदु के मंत्री की तरफ से आया है। इसमें साफ कहा गया है, पश्चिम बंगाल में दशकों से फल फूल रहे अवैध मदरसों का टाइम अब ओवर होगा। जिन मदरसों में गड़बड़ी पाई गई उन पर तुरंत एक्शन होगा। এই দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি সমস্ত সেক্রেটারি, চিফ সেক্রেটারি তাদেরকে আমি বলেছি যে অবৈধ মাদ্রাসা আমি বন্ধ করব এবং মাদ্রাসাতে যদি কোনো খারাপ কোনো নীতি হয়ে থাকে সেগুলো তদন্ত করে দোষীদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। शुभेंदु सरकार ने इधर निर्देश दिए, उधर पिछली ममता सरकार में बेफिक्र होकर अवैध मदरसा चलाने वालों की हवाइयां उड़ गई। सरकार अवैध मदरसे पर शिकंजा कसने जा रही है, लेकिन दर्द बंगाल के मुस्लिमों को होता दिख रहा है। यही है कि नहीं बंगाल में अच्छा है, मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है वो शायद बीजेपी नहीं होगा, यही बोल रहा है। मन नहीं होना चाहिए, वो तो हम लोग का भले के लिए होता है, हम लोग का दीन इस्लाम सीखने के लिए वो होता है। तो बंद ना करके जो मदरसा है नॉट रजिस्टर्ड, सरकार एक गाइडलाइन जारी करे। जिस तरह शुभेंदु अधिकारी डे बाय डे बंगाल में बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं, वो बता रहा है कि सोनार बांग्ला में अवैध मदरसों के बैड डेज शुरू हो गए हैं। এই পশ্চিমবঙ্গকে আমাদের সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে। इसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी शपथ के दौरान सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ गले मिलते हुए एक तस्वीर शेयर की। हेमंता ने शुभेंदु को टैग करते हुए लिखा, बैड डेज फॉर यू नो हु, यानी बुरे दिन शुरू हो गए हैं, किसके लिए ये आप जानते हो। इसका जवाब भी शुभेंदु अधिकारी ने दिया है। वो खुलेआम भविष्य की तस्वीर को साफ करता दिख रहा है। शुभेंदु ने लिखा है कि सब जानते हैं किसके। मैसेज क्लियर है, पूरब में पूर्वोत्तर तक कट्टरपंथियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कैसे, देख लीजिए। सीएम का पद संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने पहला फैसला लिया अवैध घुसपैठियों के ट्रीटमेंट का। बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए फेंसिंग का बंदोबस्त होने लगा। दूसरा फैसला, सड़क पर नमाज बैन हो गई और लाउड स्पीकर तेज बजाने पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। और तीसरा फैसला, शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में अवैध मदरसे अपना बोरिया बिस्तर समेट लें, क्योंकि बंगाल में अब केवल कानून का राज चलेगा। We the government of BJP are performing as per the law. शुभेंदु सरकार के ऑर्डर के बाद जी मीडिया की टीम ने बंगाल के मदरसों की पड़ताल शुरू की। ये पुरानिया हफेजिया मदरसा
यहाँ ये मदरसा का भी कोई गवर्नमेंट का एफिलिएशन नहीं है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एफिलिएशन लेके ये मदरसा चल रहा है। इतना तो साफ है, अवैध मदरसों के बैड डेज, वेरी बैड डेज में जल्द बदलने वाले हैं। ममता जिस तुष्टीकरण के ऑक्सीजन से सत्ता चला रही थी, सत्ता खत्म होने के बाद अब उस ऑक्सीजन प्लांट को बंद करने का समय आ चुका है। असम, त्रिपुरा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब मिलकर हम लोग पूर्वोदय के लिए काम करें। बंगाल को कट्टरपंथी मुक्त करने का हिंट गृह मंत्री अमित शाह पहले ही दे चुके थे। त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली। बंगाल हर नए दिन के साथ बदल रहा है। कट्टरपंथियों के बैड डेज शुरू होंगे, तभी तो बंगाल के लोग अच्छे दिन देख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में बदलाव भगवा सरकार बनने के बाद से दिखने लगे हैं। हालांकि बंगाल पहला राज्य नहीं है जो अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। यूपी में पहले से ही योगी सरकार अवैध मदरसों पर ताला जड़ रही है। उत्तराखंड में भी धामी सरकार सैकड़ों अवैध मदरसों पर ताले लटका चुकी है। उसके बाद असम में हेमंता सरकार ने ऐसे मदरसों का इलाज किया और अब शुभेंदु सरकार का नया ऑर्डर आया है जिसमें क्लियर कर दिया गया है कि पूरे प्रदेश में जहां भी मदरसों को अवैध तरीके से चलाया जा रहा है वो बंद हो। अवैध मदरसों पर तो एक्शन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही शुभेंदु सरकार के पहले बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। कोलकाता के तिलजला इलाके में तल्ली खोला मस्जिद के बगल वाली जिस इमारत में कल आग लगी थी उस पर आज शुभेंदु प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। इमारत में आग लगने के बाद 4 विभागों की एक जांच समिति बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट में सामने आया कि ये इमारत अवैध थी, इसे बिना प्रशासन की मंजूरी के यहां पर बनाया गया था। इसके बाद सीएम शुभेंदु ने इसे गिराने का निर्देश दिया। आदेश मिलते ही बुलडोजर वहां पर पहुंचा और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच इसे गिरा दिया गया। कॉर्पोरेट जिहाद की सरगना निदा खान याद होगी आपको। टेक कंपनी टीसीएस में हिंदू बेटियों के धर्मांतरण और ब्रेन वॉश की आरोपी है। निदा खान कई दिनों के बाद पुलिस के हाथ लगी थी। जानते हैं, निदा गायब नहीं हुई थी बल्कि उसे छिपाया गया था। उसे पनाह दी थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता ने। जिस घर में निदा खान को एआईएमआईएम नेता ने छिपा कर रखा था उसे बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। सवाल तो यह है कि टेक कंपनियों में धर्मांतरण रैकेट में क्या एआईएमआईएम का नेता भी शामिल था? हमको पूरा यकीन है कि अदालत इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह, और ये इस बच्ची को बेकसूर करार देगा। जिस निदा खान के बेकसूर होने का दावा असदुद्दीन ओवैसी पिछले दिनों कर रहे थे, वो आरोपी निदा खान ओवैसी के ही एक नेता के घर में छिपी हुई थी। जिस घर में छिपी हुई थी, अब उसकी हालत तो देख लीजिए। देवा भाव का बुलडोजर प्रहार, निदा खान का अंडरग्राउंड अड्डा धड़ाम। तारेगांव के कौसर पार्क का यही वो घर है जहां निदा खान को पनाह दी गई थी और एमआईएम के नगर सेवक मतीन पटेल ने यह पनाह दी थी। निदा खान को पनाह देने वाले एआईएमआईएम पार्षद अब्दुल मतीन पटेल की दुकान और ऑफिस को भी बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया है। जो भी आरोपी को पनाह देगा, इस तरह ये बुलडोजर कार्रवाई होगी। और आज छत्रपति संभाजीनगर में सुबह 6 बजे से 3 प्रॉपर्टी पर ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है। 7 मई को निदा खान इसी घर से गिरफ्तार हुई और 72 घंटे के अंदर ही देवा भाऊ के बुलडोजर ने इसे मिट्टी में मिला दिया। कॉर्पोरेट जिहाद की मास्टरमाइंड निदा खान को एआईएमआईएम वाले ओवैसी के पार्षद अब्दुल मतीन पटेल ने इस घर में 30 से ज्यादा दिनों तक छिपा कर रखा था।
जहां निदा खान छिपकर बैठी थी, वो घर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के नारेगांव इलाके में है, जिसे देवा भाऊ के 3-3 बुलडोजर तोड़ रहे हैं। बुलडोजर ने करीब 30 मिनट में अब्दुल मतीन पटेल और निदा खान के अपराध के इस अड्डे को ध्वस्त कर दिया। ऐसा नहीं कि अचानक देवा भाऊ का बुलडोजर आया और सब कुछ समतल कर चला गया। नगर निगम की जांच में यह घर अवैध निकला। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से 3 दिन पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद देवा भाऊ का बुलडोजर आया और एक अवैध ईंट को उखाड़ फेंका। उत्तराखंड में एक मस्जिद पर एक पोस्टर चिपका दिखा। इस पोस्टर को देखते ही मुस्लिम मोहल्ले में खलबली मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कई लोग तो अपने पहचान पत्र खोजने लगे। जिसके पास असली था उन्होंने सुकून की सांस ली, लेकिन जिसके पास फर्जी, उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। क्या लिखा था देहरादून के इस पोस्टर में और क्यों मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर हो रही है चर्चा? मस्जिद पोस्टर और मुस्लिम मोहल्ले से इसके कनेक्शन वाली रिपोर्ट देखिए। जो अवैध दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे हैं, अब उनको तो भागना ही होगा और मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। अब ये एनआरसी न लाकर एसआईआर ले आए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ये एक बल्क तौर से वोटर्स को नाम काट रहे हैं। ये वही पोस्टर है जिस पर उत्तराखंड में संग्राम छिड़ गया है। इस पोस्टर में ऐसा क्या है, आप खुद पढ़कर फैसला कर सकते हैं। एसआईआर 40 साल पुराने लोगों की जांच है, जिसकी लिस्ट नेट पर डाल दी गई है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में, उन्हें कागज नहीं देना। जिनका नाम नहीं, वो अपने और बच्चों के कागज तैयार रखें। देहरादून की एक मस्जिद पर लगा ये पोस्टर वायरल हो रहा है। हालांकि लोगों को ये भी पता नहीं कि ये कौन सी मस्जिद पर चिपकाया गया है, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में खलबली तो मच गई है। हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि बिना आग के धुआं कहां उठता है, कुछ तो गड़बड़ है। मस्जिदों मदरसों में लगे हुए पोस्टर वो बता रहे हैं उनकी घबराहट को कि तुम अपने किसी भी प्रकार से उन फर्जी दस्तावेजों को दुरुस्त कर लो, और मुझे लगता है कि वो फिर दोबारा फर्जी दस्तावेज उनके तैयार होंगे और मुझे लगता है सरकार को बहुत गंभीरता के साथ उनकी जांच करनी भी चाहिए। जन सूचना वाला दूसरा पोस्टर देखिए, जिसमें उत्तराखंड में हो रही एसआईआर प्रक्रिया की पूरी डिटेल आम लोगों को दी गई है। इसमें साफ साफ सब कुछ लिखा है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। लेकिन भाईजान को इस सरकारी सूचना से भी दिक्कत हो रही है। हमने बंगाल में देखा, आसाम में देखा, लाखों की तादाद में इन्होंने वोट काट दिए। हम उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में लोगों से अपील करते हैं और इसकी तैयारी करेंगे और मजबूती तौर से इसकी तैयारी करेंगे कि हमारा वोटिंग राइट सलामत रहे, ताकि हम इस फांसीवादी की सरकार को उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से उखाड़ कर फेंक सकें। बिहार में एसआईआर हुआ, विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया, अदालत पहुंची, केस धड़ाम से गिर गया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ, टीएमसी अदालत पहुंची, लेकिन यहां भी केस गिर गया। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ, बवाल की कोशिश हुई, नतीजा नील बट्टे सन्नाटा रहा। क्यों? क्योंकि एसआईआर भारतीय निर्वाचन आयोग का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उत्तराखंड में प्रक्रिया शुरू होते ही मुस्लिम समुदाय गुस्से में दिख रहा है। उत्तराखंड में एसआईआर से क्यों डर रहा है मुस्लिम समुदाय? क्यों एसआईआर से उत्तराखंड के मुस्लिम मोहल्ले में मच गया है हड़कंप? क्या उत्तराखंड में घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को सताने लगा है एसआईआर का खौफ? उत्तराखंड बॉर्डर स्टेट है, नेपाल और चीन की सीमा से लगता राज्य है। उत्तराखंड में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों की घुसपैठ बड़ी समस्या रही है। उत्तराखंड में बढ़ रही मुस्लिम आबादी यानी बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ धामी सरकार के लिए चिंता का विषय है। ऐसे माहौल में एसआईआर हो रहा है तो आपत्ति क्यों है? लेकिन मुद्दा सियासी है, लिहाजा हंगामा होना तय है। अगर माइंडसेट गलत है, मुझे लगता है, तो इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। और सिर्फ आप मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में क्यों कह रहे हैं? एसआईआर के लिए जो दस्तावेज इकट्ठे करने हैं वो तो आम जनता को भी करने हैं, वो तो हमें भी करने हैं, आपको भी करने हैं। तो ये पैनिक क्रिएट करने का कार्य सरकार क्यों कर रही है? जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो गजवाए हिंद में भरोसा रखते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी तो जांच पड़ताल और उनकी पूरी गहनता से जांच
का संवैधानिक अधिकार भारतीयों को है, सरकार को है, और इस राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देश के 10 राज्यों में अब तक एसआईआर हो चुका है। कुछ राज्यों में प्रक्रिया बिल्कुल शांत तरीके से हो गई, लेकिन कुछ राज्यों में बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई। उत्तराखंड में भी यही हो रहा है। सवाल है, अगर भाईजान के पास कागज है, भाईजान अगर देश के नागरिक हैं, वोटर हैं, तो उन्हें कागज तो दिखाना होगा। एसआईआर को लेकर के एक विशेष अपील की गई है, खास तौर से मुस्लिम समाज के लिए, और उसमें कहा गया है कि वो अपने दस्तावेजों को तैयार रखें ताकि एसआईआर के तहत जिस तरह का अभियान चल रहा है उसके तहत उनके जो वोटर लिस्ट है उनके नाम में किसी तरह से कटौती ना हो सके। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया, देहरादून। एक तरफ देवभूमि में एक पोस्टर पर संग्राम छिड़ा तो दूसरी तरफ मालेगांव में बहुत बड़े लैंड जिहाद का खुलासा हुआ है। यहां वन विभाग और आदिवासी जमीन पर कुछ अवैध कब्जाधारियों ने पूरी कॉलोनी बसा ली। घर से लेकर मस्जिद और बूचड़खाने सब बना डाले, लेकिन सब के सब अवैध, इसलिए अब बुलडोजर के आने की आहट सुनाई देने लगी। ये जमीन आदिवासियों की है, ये जमीन वन विभाग की है, लेकिन अवैध कब्जाधारियों की इस पर नजर क्या पड़ी? उन्होंने यहां दरगाह बना दी, मस्जिद खड़ी कर दी, बूचड़खाना बना दिया। मामला महाराष्ट्र के मालेगांव का है, जहां लैंड जिहाद का सबसे बड़ा मामला सामने आने का दावा किया गया है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी लीगल सेल के शहर अध्यक्ष एडवोकेट योगेश निकम ने किया है। उनका आरोप है कि अवैध तरीके से जमीन को कब्जा करके यहाँ कट्टरपंथियों ने घर, मस्जिद और बूचड़खाने बना दिए हैं। मालेगांव शहर में ये भूमाफियाओं ने कोई जमीन जो वन जमीन फॉरेस्ट लैंड थी, वो फॉरेस्ट लैंड में कोई इन्हें परवानगी ली नहीं और अदला बदली खरीदी बेकायदेशीर इलीगल तरीके से लेके इन जमीनों पे मस्जिद, मदरसा, दरगाह, ईदगाह बिठाए हैं, कुछ स्कूल बिठाए हैं जो पूरी तरह से इलीगल है। लंबे समय से यहाँ के स्थानीय कई संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें कर रहे थे, जिसके बाद जब पड़ताल हुई तो मालेगांव में सबसे बड़े लैंड जिहाद का आरोप लगने लगा। यहाँ पे बाजू में होटल्स आपको दिखेंगी, मस्जिदें आपको दिखेंगी। ये बेसिकली एक लैंड जिहाद का बहुत ही विस्तृत करके एक प्रकार है। यहाँ पे 80 एकड़ तक हमारे ध्यान में आया है कि ऐसा फ्रॉड है जो कि 150 या 200 एकड़ तक जा सकता है। आरोप है कि मालेगांव में सुनियोजित तरीके से जमीनों पर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में इस पूरे मामले की गहराई से जांच की मांग उठने लगी है, क्योंकि कुछ इलाकों में जमीन के सौदों और मालिकाना हक को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। नासिक जिले के मालेगांव में बहुत बड़ा लैंड जिहाद का जो मामला है ये सामने आया है। हम यही जगह पे आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो जमीन है ये जमीन वन विभाग की है। कुछ आदिवासी लोग भी ये जमीन करते थे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इस जमीन के ऊपर अनलीगली तरीके से कुछ मकान, कुछ कंपनी, कुछ बुचड़खाने, इनलीगली तरीके से जो कंपनियां है वो यहाँ पे है। और अब सवाल उठने लगा है कि क्या लैंड जिहाद के सबसे बड़े गढ़ में बुलडोजर आएगा और हर एक अतिक्रमण को मिट्टी कर जाएगा? फिर ना ये अवैध घर बचेंगे, ना अवैध मस्जिद और ना ही अवैध बूचड़खाने। मामला उठा तो बिना देर के राजस्व मंत्री चंद्रकांत बावनकुले ने जांच के लिए तुरंत एसआईटी गठन के निर्देश दे दिए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने को भी कहा। आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है। उनका अंतिम संस्कार कल लखनऊ में किया जाएगा। लेकिन प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह क्या सामने आई है, देखिए। 30 तारीख को प्रतीक यादव की तबीयत खराब हुई थी। उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और लगातार उनका कई दिनों से जो है, कई सालों से इलाज चल रहा था। सवेरे 5:55 पे प्रतीक यादव साहब की यहाँ को मृत अवस्था में ले आया गया। की जांच की गई तो मृत थे वो। देखिए, अभी जो जानकारी आई है कि कुछ दिन पहले वो मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। एयरपोर्ट पे अचानक बेहोशी की बात आई थी सामने।
मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। लखनऊ में प्रतीक यादव का निधन हो गया। वो सिर्फ 38 साल के थे, लेकिन उनके साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि अस्पताल पहुंचने तक का समय नहीं मिला। जब प्रतीक को लाया गया तब उनकी पल्स पूरी तरह डाउन थी, सांस रुक चुकी थी, हार्ट भी काम करना बंद कर चुका था, शरीर नीला पड़ गया था। इसके बाद प्रतीक की मौत पर सवाल उठने लगे। लखनऊ में मौत की 2 थ्योरी चलने लगी। पहली थ्योरी ये कि कहीं जहर तो नहीं दिया गया। दूसरी थ्योरी ये कि प्रतीक डिप्रेशन में थे और बीमार चल रहे थे। शरीर पर चोट के निशान भी मिले। जिस समय यह सब कुछ हुआ उस समय पत्नी अपर्णा यादव घर पर नहीं थी, वो लखनऊ से बाहर थी। और ज्यादा तबीयत खराब होने पर सुबह 4:20 पर रिश्तेदार का ड्राइवर सिविल अस्पताल सूचना देने पहुंचा। 4:45 पर सिविल अस्पताल से डॉक्टर की टीम प्रतीक के घर पहुंची, लेकिन प्रतीक की बॉडी से कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर सुबह 5:55 पर प्रतीक को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां 6 बजे डॉक्टर ने प्रतीक को ब्रॉड डेड बता दिया। उनको सुबह 4 बजे 4-4:30 बजे 4-4:30 बजे फोन आया उनके घर से, फोन किया कि उनकी तबीयत खराब है। उसके बाद फिर सिविल में उनको ले जाया गया, भर्ती कराया गया, फिर वहाँ से मैं उतरे नहीं। तो अक्सर वक्त हम लोगों ने साथ में ऐसा स्पेंड किया कि साथ में वर्कआउट्स किया हम लोगों ने। कितने घंटे जिम ट्रेनिंग करते थे? जिम में प्रतीक जी तो बहुत वक्त बिताते थे। उन्होंने जिम ही अपने लिए खोला था, क्योंकि मेन शौक उनका जो है वो एक्सरसाइज ही करना था। प्रतीक यादव की मौत की खबर जैसे ही फैली, लखनऊ से लेकर सैफई तक सनसनी फैल गई। इस खबर को सुनकर समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी कार्यकर्ता तक सन्न रह गए। जब प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मौत की असली वजह पता चल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फेफड़ों की नस में खून का थक्का जमने से कार्डियक अरेस्ट सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि शरीर पर लगे सभी चोट पुराने थे। ईरान से तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब से कुछ देर पहले चीन पहुंचे। चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते उस दौर में है जहां ना ट्रंप चीन के साथ मनमानी करना चाहते हैं और ना शी जिनपिंग ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जिससे अमेरिका के साथ रिश्ते बिगड़ जाएं। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हल पूरी दुनिया के पास नहीं। सुपर पावर अमेरिका दुनिया की चौधराहट छोड़ना नहीं चाहता और चीन अमेरिका से उसकी सुपरमेसी छीनने पर तुला हुआ है। दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए, रिश्ता दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ट्रंप और शी जिनपिंग बीजिंग में यही करने वाले हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान, व्यापार, टेक्नोलॉजी और चिप इंडस्ट्री जैसे कई बड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच खींचतान चल रही है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच पिछले साल टैरिफ पर समझौता हो जाने के बावजूद विवाद का स्थायी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। लिहाजा अमेरिका चीन के बीच रिश्तों का नया अध्याय शुरू होने की किसी को ना तो उम्मीद है ना कोई संभावना। इसका संकेत ट्रंप ने भी दे दिया है और जिनपिंग ने भी। ट्रंप ने कहा कि ईरान मुद्दा सुलझाने के लिए चीन की जरूरत नहीं, तो चीन ने बड़ी चेतावनी दी कि उसकी 4 रेड लाइन को ट्रंप चुनौती देने की कोशिश न करें। ट्रंप के लिए फिक्स की गई चीन की 4 रेड लाइन आखिर क्या है? डिटेल देखने से पहले ईरान मुद्दे पर चीन का स्टैंड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भले ही ट्रंप व्यापारियों के साथ चीन जंबो जेट से पहुंचे हों, लेकिन ईरान का मुद्दा तो बीजिंग में उठेगा ही उठेगा। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी हटाने में चीन भूमिका निभा सकता है। ट्रंप जिनपिंग के बीच इस पर सहमति बनती है तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी राहत लाएगी। लेकिन ये सब तब होगा जब ट्रंप चीन का सहयोग मांगे, और ट्रंप अपने बदलते विचारों के साथ ऐसा कर भी सकते हैं। अब सवाल है कि क्या ट्रंप के लिए ऐसा करने का बीजिंग में माहौल होगा, क्योंकि ट्रंप के सामने होगी चीन की 4 रेड लाइन। ट्रंप के लिए चीन की रेड लाइन नंबर 1 है। चीन की पहली रेड लाइन ताइवान का सवाल है।
चीन का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो इस पर बलपूर्वक कब्जा करेगा, लेकिन ताइवान की अमेरिका के साथ रक्षा संधि है। सवाल है क्या ताइवान को लेकर जिनपिंग ट्रंप सहमत होंगे? इस सवाल का जवाब शायद ही मिले, क्योंकि ट्रंप की नजर इस वक्त ट्रेड पर ज्यादा है। ट्रंप के लिए चीन की दूसरी रेड लाइन है मानवाधिकार। पूरी दुनिया में चीन अपने नागरिकों के अधिकारों के हनन के लिए कुख्यात रहा है। अमेरिका पहले भी चीन की इस फ्रंट पर खिंचाई करता रहा है, लेकिन ट्रंप शायद ही बीजिंग दौरे के समय चीन में मानवाधिकार वाले पचड़े में पड़े। ट्रंप शायद ही उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर चीन को कोसे। वैसे ट्रंप कब क्या कहेंगे करेंगे कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस बीच चीन की ट्रंप के लिए तीसरी रेड लाइन है चीन का राजनीतिक सिस्टम। चीन में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। लोकतंत्र नाम की चिड़िया चीन के आसमान में पंख नहीं फैला सकती। चीन के अलोकतांत्रिक होने का मुद्दा भी शायद ही ट्रंप उछालें। रही बात चीन की चौथी रेड लाइन चीन के विकास के अधिकार की, तो चीन का टारगेट सेट है और वो है अमेरिका की सुपरमेसी खत्म कर दुनिया पर राज करना। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन के साथ सत्ता में आए ट्रंप चीन को अमेरिका के विनाश वाली इस स्क्रिप्ट पर कतई आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन ट्रंप राजनेता कम व्यापारी वाले भूमिका में ज्यादा दिख रहे हैं। चीन यात्रा में ट्रंप शायद बिजनेसमैन वाला ही रोल ज्यादा निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या तेहरान में आज आया भूकंप ईरान के परमाणु परीक्षण करने का नतीजा था? क्या ईरान ने यूरेनियम का 90% तक संवर्धन कर लिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने अगर वाकई परमाणु परीक्षण कर लिया है तो फिर पश्चिम एशिया का सारा गणित बदल जाएगा। ट्रंप ईरान के खिलाफ जिस नए ऑपरेशन स्लेज हैमर की तैयारी कर रहे हैं, उसकी सारी रणनीति बदल जाएगी। ईरान के न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट को लेकर सबसे चौंकाने वाली ये रिपोर्ट देखिए। तेहरान में 4.6 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इसकी तीव्रता 4.6, जिसे अब तक परमाणु परीक्षण से जोड़कर देखा जाता रहा है। ईरान ने दी थी यूरेनियम को 60% से 90% संवर्धित करने की धमकी। तो क्या ईरान ने मंगलवार को कर लिया है परमाणु बम का परीक्षण? अगर ऐसा हुआ है तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह से सुरक्षित होने की पूरी दुनिया के पास खबर है। इसके पहले 2023 में रिपोर्ट आई थी कि ईरान लगभग 12 दिनों में एक परमाणु बम के लिए पर्याप्त वेपन ग्रेड यूरेनियम बना सकता है। उसके पहले 2015 में जब ईरान के साथ समझौता किया था, तब कहा जा रहा था कि 1 साल में परमाणु बम बना सकता है। सच क्या है ये सिर्फ ईरान के टॉप ऑफिशियल जानते हैं। इस बीच ट्रंप का रुख वही पुराना है, या तो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों और हॉर्मुज पर अमेरिका की शर्त मानो या फिर खाक में मिलने के लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को नया प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। ईरान पर एपिक फ्यूरी से भी बड़े ऑपरेशन स्लेज हैमर की तैयारी। ईरान से परमाणु हथियार खत्म करने के लिए 2 ऑपरेशन चला चुका है अमेरिका। पहला जून 2025 में, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और दूसरा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो 28 फरवरी से अब तक जारी है। अब तैयारी है स्लेज हैमर की। अब सवाल यह है कि अमेरिका का यह ऑपरेशन कब से शुरू होगा, तो निर्भर करता है ईरान के रवैये पर, जो अब तक अपने पुराने रुख पर ही कायम है। शहबाज और मुनीर ने पाकिस्तानियों को मारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मुनीर अब पाकिस्तानियों को बिना इलाज मार रहा है। पाकिस्तान में HIV अब महामारी बन गई है। बच्चे से लेकर बड़े तक पाकिस्तान का हर 100वां शख्स HIV से पीड़ित है। पाकिस्तान में लोग HIV और एड्स से मर रहे हैं और मुनीर शहबाज गद्दी पर बैठकर पाकिस्तान को लूट रहे हैं। पाकिस्तान में HIV के मरीजों में 400% की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में HIV जैसी खतरनाक बीमारी वायरल की तरफ फैल रही है। पाकिस्तान में 3.5 लाख HIV के मरीज हैं। इनमें से 84,000 ही पंजीकृत हैं, यानी अस्पताल तक पहुंच पाए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मतलब 2,70,000 HIV के मरीज लापता हैं। पाकिस्तान में HIV तेजी से फैल रहा है। इस्लामाबाद हो या फिर पाकिस्तान का कोई दूर दराज का इलाका, हर जगह HIV के मरीज अब आम हो गए।
लेकिन मुनीर और शहबाज को इससे क्या लेना देना। मुनीर को बस आतंक की खेती करनी है, आवाम भले ही बिना इलाज मरे।